मैं हातिम ताई कब बना था। मैं चाहता तो उसी लम्हे थप्पड़ मारकर कमरे से बाहर निकाल करता। कोई मदद ना करता उसकी। जोर से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मैं उसकी सारी बकवास सुनकर चला क्यों आया? मुझे जवाब देना चाहिए था उसे। नल खोला और छपाक छपाक पानी की छींटे चेहरे पर उछाले। पानी की बूंदें जा पर जा चेहरा पर चमकने लगी। चेहरा ऊपर उठाया। सामने लगे बड़े से आईने में उसका हुबरू चेहरा जलवागर था। वो इतना हसीन तो था कि कोई भी लड़की उसकी आंखों में झांकती लम्हा भर को तो गड़बड़ा जाती। और अब तो है से उसकी शख्सियत के साथ जुड़ी उसकी शोहरत चार चांद लगा देती थी। लड़कियां उसकी आंखों की एक जंबिश पर ही आहें भरने लगती थीं। उसके पास सिनफे नाजुक के नखरे देखने की फुर्सत ही कहाँ थी। वो तो खुद नखरिया था कि उसकी अकड़ और करिश्मा पर्दासी की पूरी दुनिया में चर्चे थे। ये वो पहली लड़की थी जो दुल्हन मलिक की अकड़ पर अकड़ से वार करती उसे हैरान करती थी। वो उसकी सोच को परखने लगता तो वो उससे पहले ही उसकी आंखों को जांच रही होती। वो लज्जाता बोलती बंद होने लगती। सामने खड़े बड़े से बड़ी शख्सियत के जहन से खेल खेलने वाला एक मामूली सी लड़की के सामने चुप साध लेता था। उसकी बात मुकम्मल सुन लेता था। ये उलझन अब 5 दिनों में अजीब परेशानी बनती जा रही थी। वक्त आ गया था उससे छुटकारे के बारे में कुछ सोचना शुरू किया जाए। टॉवेल से चेहरा रगड़ता हुआ अपनी हालत और उलझन को बहुत हद तक थपक कर जब वापस कमरे में आया तो मोहतरमा आज उसकी जगह यानी सोफे पर परचुमान थी और बड़े हमाक से किताब पढ़ी जा रही थी। कंधों पर स्याह शॉल का इजाफा हो चुका था। दुरान ने उसे गुस्से से घूरा मगर उस पर तो जैसे कोई असर नहीं था। रही बात ये कि मुझे यहाँ इस कमरे में कैसे रहना है तो सुन लें। आज से जितना आपका इस कमरे पर हक है उतना मेरा भी है। मैं जितने दिन भी इस कमरे में रहूंगी चाहे झूठी बीवी की हैसियत से रहूं, मेरा जैसा दिल चाहेगा मैं वैसे रहूंगी, जैसा दिल करेगा वो करूंगी। अगर ये सब बर्दाश्त नहीं तो मुझे निकाल सकते हैं आप। कुछ देर पहले कही कि उसके अल्फाज की बास्केट जहन में गूंजी। मेज पर रखा रिमोट उठाकर वो लंबे लंबे टाक भरता उसके सर पर खड़ा हुआ। मैं शंघाई में हातिम ताई अपने मुफाद के लिए नहीं बना था। मैं अगर चाहता तो उसी लम्हे तुम्हें बाजों से पकड़ता और कमरे से बाहर पटक देता। जवेरिया ने किताब पर झुका सर ऊपर उठाया तो जनाब आधे घंटे बाद जवाब देने आ ही गए। ठीक है, मैं मानती हूँ आपने मेरी मदद की, बल्कि मुझे जिंदगी दी, लेकिन अब किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? अनु को इकट्ठा किए वो उससे सवाल कर रही थी। सजा? वो क्या सजा दे रहा था उसको? भयानक खाई से बचाकर यहाँ लाया था। हर आसाइश दे रहा था उसकी हिफाजत की खातिर। अपना करियर क्या अपनी जान तक दांव पर लगाकर खड़ा था। ये सजा लगती है आपको? देवरी चढ़ाए हैरत से पूछा। आपका रवैया सजा लगता है मुझे, पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। मेरा रवैया सबके साथ ऐसा ही है। मैं सब नहीं हूँ। सब आपके इतना करीब आप ये कमरे में नहीं रहते। माना कि मजबूरी है हम दोनों की, लेकिन आपका रवैया मुझे घुटन में मुब्तला करता है। जैसे ही आप कमरे में आते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गले में तोक डाल दिया गया हो कि बोलना मत। मेरी आंखों पर पत्थर रख दिए गए हों कि देखना मत। नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं सुन सकती, सोफे पर नहीं बैठ सकती। ताबड़तोड़ एक ही सांस से बोलती हुई उसके सारे गुनाह गिनवा रही थी। गहरी सांस लेकर रुकी। दुरान की आंखों में देखा। सारी अकड़ और गुरूर को एक झटके में जमीन पोस किए खड़ी थी। उसे दुरान की मौजूदगी से उलझन होती थी। लड़कियां उसकी किसी छुई हुई चीज को छूने के लिए तरसती थीं और ये वो लड़की थी जिसके लिए वो घुटन था। बस अब और नहीं। जैसे मैं सारी रात इस पूरी दीवार में नस इस सिनेमा स्क्रीन की जलती बुझती रोशनी को बर्दाश्त करती हूँ, आप भी सब बर्दाश्त करें। एक निगाह टीवी स्क्रीन पर डालकर गुस्से में कहती वो आगे बढ़ी। बेड पर से रिमोट उठाया, टीवी बंद किया और उसकी तरफ मुड़ी। मुझे कमरे में नमाज पढ़नी है, उसके बाद टीवी चलेगा, बड़े रूप से कहा। रिमोट दुल्हन के हाथ पर रखा। बहुत बड़े इत्मीनान से आगे बढ़कर जाए नमाज को कमरे के सफ़ेद फर्श पर बिछाकर खड़ी हो गई। वो हैरत में डूबा उसको देख रहा था। वो उसकी हर बात न सिर्फ सुन रहा था बल्कि मान भी रहा था। वो उसी कमरे में उसके सारे असूल तोड़े बड़े रूप से सजदे में थी। वो उसको हैरान करती उसके दिल के दरवाजे पर रखे पत्थर में दरार बन रही थी। सूरज की किरणें खिड़की की सलाखों से छनकर कमरे में बने पलंग पर सलाखों का अक्स बना रही थीं। उस छोटे से कमरे में एक पलंग के सिवा और कुछ नहीं था। मतवासन इफ्तार में चलते पंखे की आवाज़ मुसलसल उसके असाब के तनाव को बढ़ा रही थी। पलंग पर चादर सलीके से बिछी थी और वो पलंग की पायनीति के साथ सर टेकाए नीचे से आप बेसमेंट के बने टूटे फूटे फर्श पर बैठी थी। सर्द और सब्ज रंग के प्रिंटेड जोड़े का मिलगजापन, सर चेहरा, आंखों के नीचे पड़ते गहरे स्याह हल्के, पपड़ी सदा, शुष्क होंठ,
ढीली पोनी से जा बजा निकले बिखरे बाल, वो सदियों की बीमार लग रही थी। जॉन को उस दिन फिर से दिल की तकलीफ हुई थी। उसे आज 15 दिन बाद अस्पताल से घर लाया गया था। उसे भी उस कमरे में बंद 15 दिन हो चुके थे। जोवेद ने और घर वालों ने उसे कमरे में कैद कर रखा था। उनको लगता था वो घर से भाग जाएगी। आमना के डर से उन लोगों ने 2 दिन में घर भी तब्दील कर लिया था। उसका मोबाइल छीन लिया गया था। सबको लगता था वो किसी लड़के से शादी करने की खातिर मुसलमान हुई है और बहुत जल्द भाग जाएगी। 15 दिन वो अपनों में ही उस कैद में थी। कोई सीधे मुंह उससे बात नहीं करता था। मरियम की उसने इन 15 दिनों में सूरत तक नहीं देखी थी। सुनैना या मैरी खिड़की की सलाखों से खाना और पानी रख जाती थी। वो सबको समझा समझा कर थक चुकी थी कि वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। खिड़की के बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई देने पर वो हमेशा की तरह भागकर खिड़की के करीब आई। बाहर सुनैना थी। सुनैना सुनो, अब्बा कैसे हैं? दरवाज़ा खोलो। सुनैना उसकी आवाज़ पर साकिन हुई। वो शायद किचन में जा रही थी। वो रुख मोड़े उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। देखो, मुझे मिलना है उनसे। मैं मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा यकीन करो, मेरा कोई नहीं है तुम लोगों के सिवा। और मैंने मुसलमान होने के बाद एक दिन के लिए भी तुम लोगों को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। खिड़की की सलाखों में उंगलियां फंसाए वो रोंदी आवाज़ से अपनी सफाइयां दे रही थी। सुनैना एक झटके से पलटी, चेहरा सपाट था, आंखों में बेपनाह नफरत थी। झूठ मत बोलो जोई। बाकी सबको तुम बेवकूफ़ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं जानती हूँ तुमने इस्लाम उस बेंच वाले लड़के के लिए कबूल किया है। सुनैना के दल लहजे में नफरत के सिवा कुछ नहीं था। सुनैना, हाँ तुम सच कह रही हो, मगर मैं उसके साथ शादी नहीं कर रही हूँ। मुझे तो मालूम भी नहीं कि वो कौन था और अब कहाँ है। मैं तो सारी जिंदगी अब्बा अम्मा और तुम लोगों के साथ रहूंगी। किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं मुसलमान हूँ। कांटे चुभते हुए गले में थूक निकलते हुए तेजी से उससे अपनी वजाहत दे रही थी। बस करो जोई, जैसे कि अब नहीं पता चला जोवेद को। और तुम क्या हमारे साथ रहोगी? क्या शादी नहीं करोगी? सुनैना ने खुद से सवाल किए। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही रहूंगी, पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। मोहब्बत से उसके चेहरे की तरफ देखा। हाँ, ये सच था, वो आज भी उन सब से उतनी ही मोहब्बत करती थी। लेकिन अब्बा तुम्हें ऐसे नहीं रहने देंगे। मतलब? सुनैना की बात पर चौंक कर सर उठाया। सुनैना ने पल भर को निगाहें चुराई। वो अब्बा तुम्हारी शादी कर रहे हैं, बात तय हो चुकी है। लहजे की सख्ती अब की बार हर दर्जा कम थी। सुनैना की बात पर जैसे उसकी सांस अटकी। नहीं अब्बा, ऐसा कैसे? खोलो दरवाज़ा सुनैना, मैं उनको समझाती हूँ। तड़प कर कहा। क्या समझाओगी तुम? कोई नहीं समझेगा। तुमने हम सबका मान तोड़ दिया जोई। तुम हमारा मान थी। सुनैना की आंखों में चमकते आंसू उसके दिल पर गिर रहे थे। सुनैना देखो, जैसा तुम लोग समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अब भी तुम लोगों का ही मान हूँ। अब्बा, कहाँ रिश्ता है मेरा? तसबसब में तेज तेज बोलते हुए सवाल किया। जहाँ हिना की शादी हुई है, उस लड़के का दोस्त है, चाइना से आया है। हिना के अब्बा ने ही उन लोगों से मिलवाया है। सुनैना ने गाल पर बहते आंसू उंगली की पोरों पर छूते हुए बताया। सुलाखों पर मौजूद उसके हाथ की गिरफ्त एकदम से बढ़ी। सुनैना, मुझे शादी नहीं करनी है, अब्बा से बात करनी है। वो क्रिश्चियन होगा, मेरी शादी नहीं हो सकती उससे। तड़प खरीदाई थी, मगर सुनैना बात मुकम्मल होने से पहले ही तेज से कदम कमरे की तरफ बढ़ा चुकी थी। सुनैना, सुनैना! खाली बरामदे में गूंजती आवाज़ें सबको सुनाई दे रही थीं, लेकिन वो जानती थी कोई नहीं आएगा। खिड़की के पट से सर टिकाए छत की तरफ देखा। अल्लाह, ये सब क्यों? मैं तो सुकून के लिए तेरे दीन में दाखिल हुई थी, लेकिन ये मुश्किलात क्यों बढ़ गई हैं? आंखों से बहते हुए आवाज़ आंसू गाल से गर्दन तक का सफ़र कर रहे थे। मलिक हाउस के लॉन्ज में आज ये बैठक खास मकसद के लिए रखी गई थी, जिसमें घर के सब बड़े शामिल थे और मौजू हमेशा की तरह दौरान वाली ही था। जायदाद दौरान के नाम लग चुकी थी, लेकिन उसके बदलते तेवर सबको परेशान किए हुए थे। वो घर नहीं आता था। घर आता तो सीधे मुंह किसी से बात करना तो दूर, वो किसी को देखना भी गवारा नहीं करता था। खामोशी से सर झुकाए ऊपर अपने कमरे में चला जाता। उस दिन असवन मलिक के चुप करवाने पर वो चुप तो हो गया था, मगर वो अब असवन मलिक के जरिए अपनी माँ तक पहुँचने का और तरीका इस्तेमाल करना चाहता था। कह ही देती हूँ तुम सबको, ऐसे दौरान कभी नहीं मानेगा अपनी सबरीना के लिए। ज़बरदस्ती ही करना होगा सब। तस्सई बेगम ने हाथ हवा में उठाए जैसे ऐलान किया था। वो लॉन्च में लगे पलंग पर परचुमान थी और बाकी सब सोफों और कुर्सी पर बैठे थे। दुरान का बदलता रवैया सबको जहाँ तकलीफ दे रहा था, वहाँ ये डर भी लाक हो गया था कि दुरान सबरीना से शादी भी नहीं करेगा। अम्मा, वो भी बामुश्किल 21 का हुआ है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको शाज़िया को जायदाद ना देने पर राज़ी किया है।
आप अब एक नया प्रेशर उसके सर थोप दें। असवर ने देवरी चढ़ाए दस्तगीर बेगम की तरफ देखा। रूबी सोफे की पुश छोड़े तीर की तरह आगे हुई। क्यों ना धोपे? देखा नहीं शाद से कितनी चालाकी से रानिया को यहाँ कराची में दुल्हन की यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा चुकी है। फाइका बता रही थी। अच्छा मिलना जुलना है दोनों का। आए दिन कैंटीन में बैठे होते हैं। रूबी आंखें घुमाते हुए अपने अगले ड्रेस से खा कर रही थी। असवर ने नखों से नाक चढ़ाई। बस फिर भाभी दुल्हन तो हाथ से जाता समझो, क्योंकि रानिया अपनी माँ की दूसरी कॉपी है। सोनी ने चोखा सर ऊपर उठाया। शावर के बाद वो अपनी उम्र से भी ज्यादा उम्र रसीदा लगने लगी थी। वो ले उड़ेगी उसे, और मेरी ये 3 बच्चे यूं ही माला जपती रह जाएगी दुल्हन की। सोनिया के फीके से लहजे में कहे के जुमले पर रूबी ने रंज से अपनी बहन की तरफ देखा। अम्मा भी सारा कसूर आपका है। आपने मेरी बेटी के सच्चे जहन में दुल्हन के लिए ऐसे ख्यालात डाल दिए। सोनिया ने भरी हुई आंखों से दस्तगीर बेगम की तरफ देखते हुए शिकवा किया। मेरी बेटी ने दुल्हन के लिए पता नहीं क्या क्या ख्वाब सजा लिए हैं, और वहाँ रानिया के साथ मोहब्बत के पींगे बढ़ा रहा है वो। सोनिया का दिलगीर लहजा और सबरीना की फिक्र सबके चेहरों पर असर छोड़ गई। फिक्र ना करो बहू, उस रानिया का बंदोबस्त भी करती हूँ मैं। दुल्हन शादी तो सबरीना से ही करेगा, तुम सब देखना जरा। तस्वीर बेगम ने आंखों को चुंदी किए बस शौक से कहा। असद मलिक ने गुस्से से सबको घूरा और एक झटके से अपनी जगह से उठकर लाउंज से बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। सब उसे जाते हुए देख रहे थे। बेवरली हिल्स की डूबती शरबती शाम में दुरांग विलास का लॉन कचाकच मेहमानों से भरा था। मौसीकी की जलते रंग और हर तरह के लवाजमात लॉन की सजावट को दुबाला कर रहे थे। दुरांग ने अपनी शादी की रिसेप्शन रखी थी। जवेरिया और उसके रिश्ते को ख़त्म करने के लिए पहले अपने रिश्ते को सबके सामने लाना और अपने मकसद को पूरा करना ज़रूरी था, जिसके लिए उसने आज शादी के हफ्ते बाद ये तकरीब रखी थी। लॉन की कहमा कहमी से कुछ दूर दुरान के कमरे में वो गहरे नीले रंग की मलायम सी मैक्सी में हर तरह के संगार से लेस ड्रेसिंग मेज के सामने खड़ी थी। बाल जेल लगाकर पीछे बांधे गए थे। कानों में चमकते हीरे के छोटे से बुंदे और नगीने वाला नेकलेस गर्दन में चमक कर उसके हुस्न को दोबाला कर रहा था। रोज़ेन हाथ बांधे उसके बिल्कुल पीछे खड़ी पुरशोक निगाहों से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसका सिंगार करने वाली लड़की अपना सामान समेट रही थी। रोज़ेन मुझे स्कार्फ लेना है। खुद पर चांचती निगाह डाले वो अब रोज़ेन की तरफ देख कर रही थी। मैक्सी बहुत हसीन थी, लेकिन उसे स्कार्फ के बिना खालीपन महसूस हो रहा था। मैम आप हैरान कुन हद तक हसीन लग रही हैं। स्कार्फ लेने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी दुरान सर ने इस ड्रेस के साथ कोई स्कार्फ तैयार नहीं करवाया। वो नाराज़ होंगे। रोज़ेन के जवाब पर मुस्कुरा कर पलटी। गहरी नीली मैक्सी में हल्की गंदमी रंगत के चेहरे पर सलीके से किए मेकअप और चमकती सी आंखों के साथ मुस्कुराती हुई वो मुनफरिद और पुरकशिश लग रही थी। रोज़ेन, तुम्हारे बॉस का नाम हिटलर होना चाहिए था। खैर परेशान ना हो, कुछ नहीं कहेंगे। मुस्कुराहट को मज़ीद गहरा किया। रोज़ेन पूरी बत्ती निकाली हंसी। जवेरिया इंग्लिश अटक कर बोलती थी, लेकिन रोज़ेन बआसानी उसकी बात समझ आती थी। वो बहुत अच्छे हैं, बस गुस्से के तेज हैं। हाथ बांधे रोज़ेन ने शरारत से नाक भींच कर दुरान की तारीफ की। वो मुस्कुराहट को मज़ीद गहरा किए आगे बढ़ी। मैक्सी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कंधों पर स्कार्फ या दुपट्टा ना होना खालीपन महसूस करवा रहा था। ड्रेसिंग रूम में मौजूद अलमारी खोलने उसने एक भरपूर निगाह एक गिटार में लटके मुलबुसोता पर डाली। अच्छा फिर ये शॉल फर वाली, मेरे ख्याल से ये तो बेहतर रहेगी। इसे कंधों पर डाल लेती हूँ। अगर हिटलर तुम पर नाराज़ हो तो कह देना कि मुझे सर्दी लग रही थी। सूट रंग की गर्म शॉल थी जो उससे अलमारी से बाहर निकाली और रोसेन की तरफ पलटी। जानती थी उसकी तैयारी की जिम्मेदारी तुरान ने रोसेन के सर पर डाली है, और किसी भी बात पर पूछगिछ भी उसी से की जाएगी। जी ये अच्छी लगेगी। पीछे से शॉल को कंधों पर घुमाकर वो बाजू पर दुरुस्त करते हुए रोजीन की बात पर मुस्कुराई। गहरी नीली मैक्सी पर ये शदीद तर्ज की सुर्ख शॉल जहाँ उसके कंधों को ढांप रही थी, वहाँ उसके संगार का हिस्सा ही लग रही थी। अब शॉल को दोनों अतराफ में बाजू में डाले सवाले निगाहों से रोजीन की तरफ देखा। बहुत अच्छी लग रही हैं। रोजीन ने सताइशी चमकती निगाहों को ऊपर से नीचे उसके सरापे पर डालते हुए जवाब दिया, तो जोवेरिया ने गहरी सांस बाहर उंडेली। चलें फिर चलते हैं लॉन में। सर को ऐसे ही से दाएं बाएं झम्बी देते हुए कहा। रोसेन ने गहरी मुस्कुराहट के साथ अस्वाद में सर हिलाया और उससे चंद कदम आगे होकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लॉन में सब लोग अब उसी का इंतजार कर रहे थे, जिनमें वो खुद भी स्याह कोट पैंट में मलबूस उस पूरी तकरीब का दिल बनकर धड़क रहा था। चवेरिया की लॉन की राहदारी में कदम रखते ही सबकी निगाहें एक साथ उस पर उठी और फिर ठहरी थीं। कैमरों के रुख उसकी तरफ मुड़ गए थे। लॉन एकदम अंधेरे में डूब गया था और स्पॉटलाइट में सिर्फ वही चमक रही थी।
वो इत्मीनान छोटे छोटे दाग भरती। वो शॉल को बड़े सलीके से दोनों अतराफ से बाजुओं के सहारे जकड़े हुए थी। दुरान की हिदायत के मुताबिक धीमी सी मुस्कुराहट को चेहरे पर मेहसीन की आगे बढ़ रही थी। दुरान जो पल भर को उसे अपने पसंदीदा रंग में दिलकशी का समा बने देखकर गैर मुतहरिक हुआ। किसी कैमरे की रोशनी से आवाज़ में आने पर मजबूर हो गया। चंद कदम आगे बढ़ा और हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। हर तरफ से तालियों की आवाज़ें जवेरिया की हैर मुकद्दम में गूंज रही थीं। दुरान उसका हाथ थामे लोगों के बीच आ रहा था और वह हम्मा वक्त अपने अतमाद और बेतरतीब होती धड़कनों को बहाल रखने में कोशां थी। बहुत से चेहरे थे, चमकते धमकते, रोशन जदीद लिबास में मलबूस वजूद, खनकते कहकों की जलतरिंग, महंगे परफ्यूम की मोतर, कैमरों की रोशनियाँ, तारीफों भरे जुमले। एक लम्हे को उसे अपना आप बुझा सा और कमतर लगा, दिल के डूबने जैसा एहसास सा। लेकिन क्यों? दुरान उसका हाथ थामे खड़ा था, लोगों के आगे बढ़कर खुशामदीद कहने का जवाब दे रहा था। लोगों की निगाहों में हसरत थी, रश्क था, जलन थी, हसद था। बहुत सी आंखें थी जिनको वो निगाहें घूमते हुए जांच रही थीं। मधम सी मुस्कुराहट कुछ गहरी हुई, गहरी सांस के साथ दिल की बेखौफी को ख़त्म किया। ये सब लोग इस बात से अनजान थे कि कुछ भी उसका नहीं है, ना साथ खड़ा ये खूबसूरत दौलतमंद मशहूर फिल्म स्टार और ना ये महल जैसा दुरांग विलास। उसे लोगों की आंखों में झलकती हसरतों नफरतों पर हंसी आ रही थी। दुरान उसका हाथ छोड़े एक तरफ बढ़ गया था, जबकि वो अपने सामने खड़ी मोम की गुड़िया जैसी अंग्रेज लड़की की चटर पटर अंग्रेजी सुन रही थी। वो उसे अपने और दुरान की किसी फिल्म का किस्सा सुना रही थी। वो उसके किस्से को सुन रही थी जब ऊपर से आती आवाज़ कानों से पड़ी। वैसे हीरा असल जौहरी के हाथ में आए तो ही उसकी असल कीमत और चमक का अंदाज़ा होता है। ऊप से आती मर्दाना आवाज़ में कहे गए जुमले पर वो पलटने पर मजबूर हुई। बुरहान हाथ में मशरूब का ग्लास सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। हाय, कैसी हैं भाभी? जल्दी से ग्लास को बाएं हाथ में मुंतकिल करते वो सलाम के लिए हाथ आगे बढ़ाए हुए था। जवेरी ने बिल जवाज कंधों पर शॉल दुरुस्त करते हुए निगाहें छुड़ाईं। खान के साथ उस दिन की मुलाकात याद आई। कुछ दूरी पर रूबी और रसन मलिक भी नकसक से तैयार हुए मौजूद थे और लोग शायद अब तकरीब में शामिल हुए थे। देखें भाभी, गलत मत समझिएगा, वो उस दिन पहली मुलाकात थी और मैं ओल फोल पक गया। बुरहान का शर्मिंदा सा लहजा और पेशानी से लाना उस दिन की निस्बत अक्सर मुख्तलिफ लग रहा था। जवेरिया ने निगाह उसकी तरफ उठाई और दोस्ताना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए था। मैं अपनी उस दिन वाली बातों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। बड़ा मुतवाना लहजा था। इट्स ओके, आहिस्तगी से कहा और ज़बरदस्ती मुस्कुराहट को गहरा किया। हाउ स्वीट, आप हसीन होने के साथ साथ बहुत स्वीट भी हैं। मतलब आप कितना सुरीला बोलती हैं। बुरहान ने आंखें पूरी खोले तारीफ में आसमान ज़मीन एक किया। हाँ, उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बुरहान का यूं तारीफ करना और तसव्वुर हालत में चेहरे के बदलते रंग को छुपाने लगी। थैंक्स, आहिस्तगी से कुछ ना समझ आने पर शुक्रिया अदा किया, जिस पर बुरहान का हफीफ से केक का खुंजा। बुरहान का ना सिर्फ रवैया बदला हुआ था, बल्कि उसके हर अंदाज में वो आज अपने लिए एहतराम महसूस कर रही थी। वो उसके लिए कायम की हुई उस दिन की राय को बदलने पर मजबूर हो गई थी। बुरहान अब उसे अपने बारे में बता रहा था, अपने टीवी एक्टर होने और अपने करियर के बारे में। वो बुरहान की बातों पर मुस्कुराती हुई कुछ दूर खड़े दुरान की घूरती निगाहों से बिल्कुल अनजान थी। वो जो कुछ लोगों से मिलने के बाद पलटा था, सामने बुरहान को जोएरिया के पास यूं कहकर लगाते देखकर नाक के नुतने हल्के से फूल गए। आंखें एक सेकंड के 12वें हिस्से में चुंदी हुई। गैर इरादी तौर पर वो अगले ही लम्हे वहां मौजूद था। जवेरिया, फोटोशूट है, आओ। पैंट की जेबों में हाथ डाले रूप से कहा। वो दोनों एक साथ चौंके। दुरान सपाट चेहरा लिए पास खड़ा था, पैंट की दोनों जेबों में हाथ डाले, पेशानी पर उफकी रूह शिकन डाले। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, यू आर लकी मैन, शी इज़ ब्यूटी। बड़े जोशीले अंदाज से बुरहान बाएं फैलाए उसकी तरफ बढ़ा, जब एकदम से दुरान का पैंट की जेब में से निकला हाथ उन दोनों के बीच हायल हुआ। दुरान के पीछे जबड़े उसके गुस्से पर जब्त की निशानी थे। बुरहान ने फौरन खुद को उस सूरत हाल के मुताबिक दुरुस्त किया और मुस्कुराकर लबों को गोल करता हुआ पीछे हुआ। दुरान ने एकदम से जवेरिया की कमर के गिर्द बाजू हायल किया और उसके हमरा पलटा। बड़ी बेहासा हरकत थी जिस पर वो उसके मजबूत बाजू में लड़खड़ाकर संभली। भाभी, एक फैमिली फोटो के बाद एक फोटो देवर भाभी की भी होनी चाहिए, क्या ख्याल है? बुरहान की चहकती सी आवाज़ उप से सुनाई थी। दुरान ने उसकी कमर पर रखे हाथ के जरिए एक झटके से अपने और करीब किया। इससे दूर रहना, समझी? कान के करीब दांत चबाती सरगोशी की थी। उसे शायद गुस्सा था या फिर जवेरिया को ऐसा महसूस हुआ था।
कमर के गिर्द उसकी गिरफ्त अजीब तरह से सख्ती लिए हुए थी। जी। धीमी सी आवाज़ हलक से बरामद हुई। फोटोग्राफर को तो दुरान ने खुद अपनी तरफ बुलाया था, मतलब कोई फोटोशूट नहीं था। वो जानबूझकर बुरहान से अलग करके लाया था उसे। ये बात उसकी समझ से बालातर थी। ये घर उसका था, यहाँ एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता था। फिर वो घर के बाकी मकीन को घर में रखकर बर्दाश्त क्यों कर रहा था? ऐसी क्या मजबूरी थी? फोटोग्राफर एक नहीं था, बेतहाशा थे। छपाक छपाक की आवाज़ें इर्द गिर्द से गूंजने लगी थीं और बहुत से कैमरों की रोशनियां उसके और दुरान के मुतले मनाजिर कैद कर रही थीं। चंद तस्वीर के बाद ही दुरान ने हाथ खड़ा किया और एक तरफ चल दिया। मेज़ों पर रंगारंग खाने सज चुके थे। बेशकीमत पत्थर के बर्तनों में रखे खानों की तमाम डिशेस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मशहूर खानों पर मुश्तमिल थीं। दुरान उसे रोज़ेन और कुछ लड़कियों के पास छोड़कर खुद एक तरफ चल दिया। वो और अनिल मेज़बानी की सरंजाम दे रहे थे। ब्रूस नहीं आया, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त हुआ। अनिल के पास आती आवाज़ पर दुरान ने एक तरफ टिकी निगाह हटाई। एक नज़र अनिल पर डाली और फिर निगाहों का साविया कुछ देर पहले के ही नुक्ते पर जमा दिया। लॉन में बजती मुखर सी मौसीकी के साथ लोग खाने से लुफ्तंदोज़ हो रहे थे। क्या देख रहे हो? अनिल ने ड्रिंक के ग्लास को लबों पर से हटाए पन में इकट्ठी की। हार्वी की बेचैनी। बिना निगाह हटाए जवाब दिया। कोशिश से निगाहें थीं। अनिल ने निगाहों का ताकुब किया। सामने वाकई हार्वी बाज़ाहिर तो अपने साथ खड़े शख्स के साथ बातों में मगन था, लेकिन कन अँखियों से बाहर बाहर जवेरिया का जायजा ले रहा था। मतलब मतलब शयान भूला नहीं इसको, मतलब इसकी जान नहीं छोड़ेगा। दुरान ने जवेरिया की तरफ देखा। वह हाथ में प्लेट थामे किसी औरत के साथ बातों में मगन थी। खाना आहिस्ते से चबाते हुए बार बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला रही थी। हमारा मकसद पूरा होते ही इसे पाकिस्तान भिजवा देना है। दुरान यकतक जवेरिया की तरफ देखते हुए कह रहा था। लेकिन वहां भी तो उसको खतरा हो सकता है ना। ये हमारा मसला नहीं। लबों को सख्ती से आपस में मिलाए अनिल की तरफ देखा। लहजा हद बेअतनाई लिए हुए था। हाथ में पकड़े ग्लास को लबों से लगाया। हाँ, सही कह रहे हो। अनिल ने सर अस्वाद में हिलाते हुए तायद की, फिर बेहासा हंस दिया। हंस क्यों रहे हो? दुरान ने एक आबरू उचकाए। अनिल मुस्कुराहट दबाता हुआ सामने देख रहा था। मशरूब का भरा खून जल्दी से हलक में उंडेला। देख रहा हूँ तुमने इस डरपोक सी लड़की को भी एक पूरी एक्ट्रेस बना दिया है। पूरी बत्तीसी निकाले आंख के कोने को हल्का सा दबाया। जवेरिया पूरी इत्मीनान अंदाज से मुख्तलिफ लोगों के साथ बात करती अनिल को हैरान कर रही थी। वो डरपोक नहीं है, बहुत मजबूत लड़की है। दुरान के बरजस्ता जवाब पर बेहासा वो गला खंगार गया। दुरान का उसको बार बार देखना तो पहले से ही शक में मुबतला कर रहा था। ऊपर से यूं किसी की भी तारीफ करते बात हलक में ही बस कर रह गई थी। और एक नंबर की सरफिरी, अकड़ वाली और बदतमीज भी है। अनिल के शौक होने से पहले ही वो सपाट लहजे में अपनी अगली बात कर गया। अनिल जो कुछ कहने जा रहा था रुका, फिर आंखें शरारत से चमकी। मतलब तुम्हारे जैसी है? शरारत से कहते हुए दुरान की घूरी से बेनियाजी बरतते और उसके हाथ से खाली ग्लास थामा। मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ। मुस्कुराहट को बामुश्किल दबाए वो एक तरफ चल दिया, जबकि दुरान ने फिर से एक भरपूर निगाह उस पर डाली जो मरहूती उंगलियों वाले हाथ को चेहरे पर रखे किसी बात पर बेहासा हंस रही थी। मेरे जैसी नहीं है वो। उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। उसके मुस्कुराने पर उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा उतरता महसूस होता था। वो जो यूं उसे मुंह होकर देख रहा था, अचानक जवेरिया के देखने पर फौरन निगाहों का साविया बदल लिया।